शुगर रे रॉबिन्सन मिडलवेट का टाइटल जीतने के बाद काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो चुके थे। अपने यूरोपियन दौरे पे उन्हें फैंस का काफ़ी प्यार मिला। इसके अलावा रॉबिन्सन को खास फ्रांस के तब के प्रेसिडेंट रहे विंसेंट ऑरियोल ने उन्हें एक बड़ी पार्टी में इनवाइट किया। एक ब्लैक होने के बावजूद रॉबिन्सन ने अपना नाम उस दौर में बनाया जब ब्लैक्स को यूरोपियन और अमेरिकन द्वारा कुछ नहीं समझा जाता था। वाइट सुप्रीमिस्ट के घटिया सोच पे रॉबिन्सन की सफलता बहुत भारी पड़ी थी। रॉबिन्सन का बर्लिन में बॉक्सर जरहार्ड हेच के साथ मैच था, जिसमें रॉबिन्सन के नॉकआउट पंच की वजह से उन्हें डिस्क्वालीफाइड कर दिया गया। असल में रॉबिन्सन ने अपने ओपोनेंट की किडनी पे पंच मार दिया था। इस एरिया में पंच मारना भले ही अमेरिका में लीगल था, लेकिन यूरोप में ये इलीगल माना गया। बाद में इस फाइट को नो कॉन्टेस्ट अनाउंस कर दिया गया, जिसका मतलब था मैच का वही बिना किसी डिसीजन के रद्द हो जाना। इसके बाद लंदन में ब्रिटिश बॉक्सर रुडोल्फ टर्पिन द्वारा रॉबिन्सन अपना वर्ल्ड मिडलवेट टाइटल हार गए। इसी मैच के 3 महीने बाद रॉबिन्सन और टर्पिन के बीच रीमैच हुआ, जिसे देखने 60,000 से भी ज़्यादा लोग आए थे। 10 राउंड के इस मैच में रॉबिन्सन ने टर्पिन को हराकर अपना मिडलवेट टाइटल वापस हासिल कर लिया। इस मैच को जैसे ही रॉबिन्सन ने जीता, हार्लेम के लोगों के बीच खुशी का माहौल जाग गया। सब लोग सड़क पे उतर आए और नाचने लगे। 1951 में रॉबिन्सन को रिंग मैगजीन की तरफ से दोबारा फाइटर ऑफ द ईयर चुना गया। 1952 में रॉबिन्सन ने ओल्सन के साथ रीमैच खेला, जिसमें भी उनकी जीत हुई। इसके बाद रॉबिन्सन ने फॉर्मर चैंपियन रॉकी ग्राजियानो को सिर्फ 3 राउंड के नॉकआउट में ही हरा दिया। फिर रॉबिन्सन का वर्ल्ड लाइट हैवीवेट चैंपियन जोई मैक्सन के साथ मैच हुआ। स्टेडियम में हो रहे इस मैच में रॉबिन्सन ने तीनों जजेस के स्कोर आउट पे लीड हासिल किया। हालांकि उस दिन गर्मी बहुत थी। रिंग का टेम्परेचर 39 डिग्री सेल्सियस तक जा चुका था। इस हीट का सबसे पहले रेफरी पे असर पड़ा और उसे दूसरी रेफरी से रिप्लेस करना पड़ा। तेजी से फाइट कर रहे रॉबिन्सन इस हीट के दूसरे विक्टिम बने और 13वें राउंड में वो जमीन पे गिर गए, जिस कारण अगले राउंड के बेल पे वो कोई जवाब नहीं दे पाए। इस वजह से उन्हें इस मैच में हारना पड़ा। मैक्सिम से हारने के बाद रॉबिन्सन ने अपना टाइटल छोड़ दिया और वो खेल से रिटायर्ड हो गए। इसके बाद रॉबिन्सन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आ गए, जहां पे उन्होंने सिंगिंग और टैप डांसिंग में अपना हाथ आजमाया। हालांकि 3 साल बाद जब रॉबिन्सन के शो बिजनेस में गिरावट आने लगी और उन्हें असफलता का सामना करना पड़ा, तो रॉबिन्सन ने वापस बॉक्सिंग में आने का विचार किया। 1954 से रॉबिन्सन ने अपना करियर में वापसी करने के लिए दोबारा अपनी ट्रेनिंग को शुरू कर दिया। 1955 में रॉबिन्सन ने रिंग में वापसी की। रॉबिन्सन का डांसर के तौर पे काम करना उन्हें 3 साल तक फिजिकली फिट बनाए रखा था, भले ही वो उस दौरान बॉक्सिंग से दूर थे। रॉबिन्सन बताते हैं कि जब वो फ्रांस में एज अ डांस डेब्यू करने वाले थे, तो उसके लिए वो हर सुबह 5 माइल दौड़ते थे और हर रात 5 घंटे की डांस प्रैक्टिस भी करते थे। यही कारण रहा कि उन्हें अपने रिटायरमेंट के बाद दोबारा बॉक्सिंग में वापसी करने में कोई खास परेशानी तो नहीं हुई। यहाँ तक कि रॉबिन्सन कहते हैं कि जो ट्रेनिंग वो अपने डांसिंग करियर को एस्टैब्लिश करने के लिए करते थे, वो बॉक्सिंग की ट्रेनिंग से कई ज़्यादा मुश्किल थी। 1955 में अपनी वापसी के साथ ही उन्होंने 5 मैचेस जहां अपने नाम किए, वहीं बॉक्सर राल्फ के साथ हुए एक मैच में रॉबिन्सन की हार हो गई। इसके बाद रॉबिन्सन ने बॉब ओल्सन को मिडलवेट टाइटल के लिए चैलेंज किया। रॉबिन्सन ने बॉब को 2nd राउंड के नॉकआउट में ही हरा दिया और तीसरी बार अपने नाम मिडलवेट टाइटल हासिल किया। अपने करियर में दोबारा धमाकेदार वापसी करने के बाद रॉबिन्सन को भरोसा था कि उन्हें फिर एक बार फाइटर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिलेगा ही। हालांकि अवार्ड उस बार वॉल्टर वेट कार्मेन बसिलियो को दिया गया। असल में कार्मेन के हैंडलर्स ने तरफदारी की और कहा कि कार्मेन ने अभी तक एक भी अवार्ड नहीं जीता है, इसीलिए वो इस टाइटल का हकदार है। रॉबिन्सन अपनी ऑटोबायोग्राफी में फाइटर ऑफ द ईयर टाइटल ना मिलने के बारे में कहते हैं, मैं अभी तक इस बारे में भूल नहीं पाया हूँ और ना ही कभी भूलूंगा। रॉबिन्सन के लिए ये हार उनके प्रोफेशनल करियर के लिए बहुत बड़ी निराशा थी। 1957 में रॉबिन्सन अपना टाइटल फुलमेयर से हार गए। फुलमेयर ने अपना एग्रेसिव और फॉरवर्ड मूविंग स्टाइल का इस्तेमाल कर रॉबिन्सन को कंट्रोल करने की कोशिश की और उन्हें भी हरा दिया। हालांकि इस मैच के दौरान रॉबिन्सन फुलमेयर की कमजोरी समझ गए और जब उन दोनों के बीच रीमैच हुआ तो 2 राउंड तक रॉबिन्सन पहले हमला कर रहे थे, लेकिन जैसे ही 3rd राउंड शुरू हुआ वैसे ही रॉबिन्सन ने अपना तरीका बदल लिया और फुलमेयर को उनकी तरफ आने दिया। 4th राउंड में रॉबिन्सन अचानक अटैक मोड पे आ गया और फुलमेयर को चौंका दिया। इसके बाद जब फुलमेयर अपने पंचेस के साथ रॉबिन्सन की तरफ बढ़ा तो रॉबिन्सन ने वही चाल चली और फुलमेयर ने पिछले मैच में चली थी। 4th राउंड तक इन दोनों बॉक्सर्स के बीच मैच काफ़ी अच्छा चला।
लेकिन 5th राउंड के आते आते ही रॉबिन्सन ने फुलमेयर को फास्ट स्पीड से हरा दिया और मिडिल वेट का टाइटल चौथी बार हासिल कर लिया। फुलमेयर को उसके करियर के 44 मैचेस में कोई नहीं हरा पाया था, लेकिन ये काम रॉबिन्सन ने तुरंत ही कर दिखाया और सिर्फ 5 राउंड के मैच में जीत हासिल कर ली। रॉबिन्सन को अक्सर अपने वेट को मेंटेन करने में दिक्कत आती थी। एक बार मैच शुरू होने से 20 घंटे पहले तक रॉबिन्सन भूखे रहे थे। रॉबिन्सन को 1957 और 1958 में भी फाइटर ऑफ द ईयर का टाइटल दिया गया। 1960s के दौर में रॉबिन्सन के लिए थोड़ा उतार चढ़ाव से भरा था। जहां वो मैचेस जीत रहे थे, वहीं कई मैचेस में उन्हें हार का भी सामना करना पड़ रहा था। 1965 में रॉबिन्सन अपना दूसरा नो कंटेस्ट मैच खेल रहे थे। हालांकि जिस ओपोनेंट के साथ रॉबिन्सन का मैच होने वाला था वो असल में एक ढोंगी था, बॉक्सर नील मॉरिसन, उस दौर का भगोड़ा और एक आरोपी लुटेरा था जिसने बिल हेंडरसन नाम के काबिल क्लब फाइटर का इनाम का इस्तेमाल कर मॉरिसन फाइट में शामिल हुआ। ये मैच पूरी तरह से फेल हुआ। मॉरिसन पहले राउंड में 2 बार नीचे गिरा और दूसरे राउंड में 1 बार। इसके बाद मॉरिसन के बेकार फाइट की वजह से रेफरी तंग आ गया और ये कहते हुए रिंग को छोड़ दिया कि हेंडरसन ने कोई लड़ाई नहीं लड़ी। इस मैच के दूसरे ही राउंड में डरे हुए मॉरिसन ने खुद अपनी हार मान ली और 1 मिनट 20 सेकंड के अंदर रॉबिन्सन मैच जीत गया। आगे जाकर कई स्पोर्ट्स गुरु ने रॉबिन्सन के करियर को रिफ्लेक्ट करते हुए कहा है कि रॉबिन्सन का आर्चर से हारना उनकी जिंदगी का सबसे खराब दिन था। रॉबिन्सन जब आर्चर से मैच हार भी रहे थे तब भी लोगों ने उन्हें स्टैंडिंग ओवेशन दी थी। 11 नवंबर 1965 को रॉबिन्सन अपने करियर से हमेशा के लिए रिटायर्ड हो गए। रॉबिन्सन बॉक्सिंग के इतिहास में एक नाम छोड़कर चले गए और उन्हें ऑल टाइम लीडर्स इन नॉकआउट की लिस्ट में एक अलग पहचान भी मिली। 1965 के दौरान रॉबिन्सन के सारे पैसे भी खत्म हो गए थे। उन्होंने $4 मिलियन जो अपने करियर से बनाए थे वो सारे खर्च कर दिए। ऐसा दौर आ गया कि ट्रॉफी रखने के लिए उनके घर में ठीक से एक फर्नीचर भी नहीं था। 1960s के आखिर में रॉबिन्सन कई टीवी शोज और फिल्मों में काम करने लगे, जिनमें से एक मिशन इम्पॉसिबल भी है। रॉबिन्सन की पर्सनल लाइफ की अगर हम बात करें तो उन्होंने दूसरी शादी एडना से की, जो कि फेमस डांसर थी। एडना और रॉबिन्सन की मुलाकात भी काफ़ी अलग अंदाज में हुई थी। एडना और रॉबिन्सन ने 1944 में शादी कर ली, हालांकि 1962 में दोनों का डिवोर्स भी हो गया। एडना और रॉबिन्सन का एक बेटा था जिसका नाम रे रॉबिन्सन जूनियर था। डिवोर्स के बाद रॉबिन्सन ने 1965 में मिली से शादी कर ली और दोनों लॉस एंजलिस में बस गए। मिली को लेकर एडना और उसके बेटे ने दावा किया है कि मिली उन्हें रॉबिन्सन से मिलने नहीं देती थी और रॉबिन्सन को ड्रग्स देकर कंट्रोल करती थी। यहाँ तक कि रॉबिन्सन अपनी माँ के अंतिम संस्कार पे भी नहीं जा पाए। रॉबिन्सन को ड्रग्स की वजह से हुए एजिटेशन के कारण हॉस्पिटल में उसी दौरान एडमिट भी किया गया था। रॉबिन्सन के आखिरी दिनों में एडना और रे रॉबिन्सन जूनियर को उनसे मिलने नहीं दिया गया। मिली के ड्रग्स की वजह से रॉबिन्सन की हेल्थ खराब होती जा रही थी, जिसके बाद 1989 में 67 ईयर्स की उम्र में रॉबिन्सन की अल्जाइमर्स के कारण डेथ हो गई। तो दोस्तों, ये थी रॉबिन्सन की कहानी। अब ऐसी ही कोई कहानी हमें फिल्म गणपत में देखने को मिल सकती है। तो आप बताइए कि आप फिल्म गणपत के लिए कितने एक्साइटेड हैं। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और फिल्मी दुनिया से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल बॉलीग्राज स्टूडियोज़ को।